नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के 75 साल पाकिस्तान जाने वालों का इस गुमनाम रेलवे स्टेशन से आखिर ये कैसा नाता है। देश के बंटवारे के बाद इसी रेलवे स्टेशन से न जाने कितने मुसलमानों ने अपने वतन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा था। कुछ सिसकियां भरते हुए रेल के डिब्बे के अंदर बैठे थे, कुछ अपनों से गले मिलते हुए बिलख रहे थे और आंखों में आंसू लिए वो रो रहे थे। उनके लिए यहाँ से चला करती थी लाहौर के लिए एक स्पेशल ट्रेन। पाकिस्तान के गुजरे दौर के ऑलराउंडर और आजकल क्रिकेट कमेंट्री के रूप में मशहूर सिकंदर बख्त के पिता, जहां बख्त और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इसी स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। जहां बख्त करोल बाग में रहते थे और कुछ समय तक सेंट स्टीफन कॉलेज में भी पढ़े थे। सिकंदर बख्त को क्रिकेट की दुनिया ने तब कायदे से जाना था जब उन्होंने भारत के खिलाफ फिरोज शाह कोटला टेस्ट मैच में 69 रन देकर भारत के 8 विकेट लिए थे। यह सन 1979-80 में खेली गई सीरीज की बात है। वे तब करोल बाग भी गए थे अपने परिवार का घर देखने के लिए। उन्होंने उसकी एक एक दीवार को अपने हाथों से छुआ था। सिकंदर बख्त बताते हैं कि उनके परिवार का पाकिस्तान शिफ्ट करने को लेकर इरादा साफ नहीं था। वे कहते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद थे, पर आखिर में तय हुआ कि पाकिस्तान शिफ्ट कर ही लिया जाए। उन दिनों दिल्ली में दंगे भड़क रहे थे और आपकी लपटें भड़क रही थी। करोल बाग में रोज इंसानियत मर रही थी। दिल्ली के करोल बाग में ही डॉक्टर एनसी जोशी को उनके ही एक नौकर ने मार दिया था। एनसी जोशी आजादी से पहले देश के नामी सर्जन थे और उन्होंने करोल बाग में 1930 में एक अस्पताल बनवाया था। वे दंगे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उनके नौकर ने ही कत्ल कर दिया था और उनका बनवाया हुआ अस्पताल आज डॉक्टर एनसी जोशी मेमोरियल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और लाहौर के बीच रेलगाड़ियां 1947 के अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू होकर 22 नवंबर 1947 तक चली थी। लोधी कोर्नेली रेलवे स्टेशन से रोज 2 ट्रेनें लाहौर के लिए चला करती थी। एक सुबह 7 बजे और दूसरी दिन में 9 बजे चलती थी। अगर तीसरी चलती तो वह भी दिन में 12 बजे तक यहाँ से छूट जाती थी। इन ट्रेनों को छूटने का समय इस तरह से रखा गया था ताकि ये सब ट्रेनें दिन के उजाले में लाहौर तक पहुंच जाए। उस भयानक दौर में दंगाइयों के निशाने पर रेलगाड़ियां खस्ता हाल पर थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पाकिस्तान जाने वालों को तब कनॉट प्लेट के एक ब्लॉक में पाकिस्तान सरकार के एक अस्थायी दफ्तर से अपनी टिकट वगैरह लेनी होती थी। इसी दफ्तर से ही मुसाफिरों की जांच पड़ताल होती थी। उसके बाद पाकिस्तान भेजा जाता था। लोधी कॉलोनी से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों को भेड़ और बकरियों की तरह ठूस दिया जाता था। इनमें बूढ़े बच्चे और गर्भवती महिलाएं ये सब दुख सहन करते थे। कुछ यात्री छतों पर सवार होकर चलते थे। यहाँ से उन लिटे पिटे मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाया जा रहा था जो पुराना किला और हुमायूं के मकबरे के कैंपों में रह रहे थे। रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर डॉक्टर रविंद्र कुमार बताते हैं कि लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन से छूटने के बाद ट्रेन कुछ मिनटों में ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती थी। यहाँ ट्रेन के कुछ डिब्बे उन सरकारी मुलाजिमों के लिए जोड़ दिए जाते थे जो पाकिस्तान जा रहे होते थे। इनमें रेलवे के मुलाजिमों की संख्या सर्वाधिक रहती थी। ऐसा शायद सरकारी अधिकारियों को आम लोगों की धक्का मुक्की और अफरा तफरी से बचाने के लिए किया जाता था। और वो बताते हैं कि राजधानी में रेलवे की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी किशनगंज से करीब 25% घर खाली हो गए थे। किशनगंज को दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी माना जाता था। यह 1920 में स्थापित हुई थी। यहाँ रहने वाले सैकड़ों मुसलमान रेलकर्मी पाकिस्तान चले गए थे। इनमें खलासी, लाइनमैन, गार्ड वगैरह होते थे। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से भी
काशी तादाद में रेल कर्मियों के परिवार पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनें आज के हरियाणा के कुछ शहरों से होकर, जैसे पानीपत, करनाल, अंबाला वगैरह, कुछ पलों के लिए रुकते थे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाया करती थी। हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का परिवार भी इसी तरह सरहद पार गया था। उनके पिता सईद मुशर्रफुद्दीन भी सरकारी सेवा में थे और मिंटो रोड के सरकारी आवास में सब परिवार सहित रहते थे। चूंकि सरकारी कर्मी रेल में ही सफर कर रहे थे, इसलिए माना जा सकता है कि सईद मुशर्रफुद्दीन ने अपने परिवार के साथ वही ट्रेन ली होगी जिनमें उन जैसे रेलवे स्टाफ के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग से कोच जोड़े जाते थे। मिंटो रोड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी आधा किलोमीटर से अधिक नहीं है। तब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट तक का रास्ता भी नहीं बना था। इसलिए सईद मुशर्रफुद्दीन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मेन गेट, जो पहाड़गंज की तरफ है, वहां से जाकर ही रेल पकड़ी होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस की मशहूर बुक शॉप सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मालिक आर.पी. पुरी सईद मुशर्रफुद्दीन के सरकारी घर में होकर के रूप में अखबार देते थे। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का नक्शा छप गया था और देश का बंटवारा हो चुका था। सारे देश में आज़ादी की खुशी के साथ देश के बंटवारे का दुख और गुस्सा भी था। पुरी साहब ने यह किस्सा कुछ इस तरह सुनाया था। उस दौरान एक दिन सईद मुशर्रफुद्दीन सुबह में इंतजार कर रहे थे। मैं मेरा अखबार लेकर आऊंगा, आज उन्हें एक बड़े फैसले की जानकारी देनी थी। मैं आसपास के सरकारी घरों में अखबार डालता था। जब सईद साहब के घर में अखबार डालकर मैं चलने लगा तो उन्होंने आवाज देकर रोका, कहा, सुनो, तुम्हारे से बात करनी है। पुरी रुक गए। सईद साहब ने कहा, पुरी भाई, आपके साथ हमारा बहुत अच्छा मेलजोल रहा, अब हमें अखबार देना बंद करना होगा और हम यहाँ से अब पाकिस्तान को जा रहे हैं। पुरी साहब ने आगे चलकर कनॉट प्लेस में सेंट्रल न्यूज एजेंसी खोली। वे बताते हैं कि मुशर्रफ का परिवार बहुत ही सुशिक्षित था। उनके सभी बच्चों का जन्म मिंटो रोड के करीब कमला मार्केट स्थित गिरधारी लाल मैनेटरी अस्पताल में हुआ था। सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े S.M. अब्दुल्ला भी तभी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान चले गए थे। वे सेंट स्टीफन कॉलेज के जनरल जिया उल हक के सहपाठी थे। वे 1947 में 23 साल के थे। तब दिल्ली के पंजाबी सौदागरान बिरादरी के कई परिवार लाहौर के रास्ते कराची चले गए थे। मशहूर लेखिका सदिया देहलवी के मामू अब्दुल्ला साहब बताते हैं कि वे पाकिस्तान जाते हुए सोच रहे थे कि नया मुल्क जन्नत होगा। दिल्ली में मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान को जन्नत से कम नहीं बताते थे, पर कराची जाकर जन्नत की हकीकत कुछ उनको अलग ही नजर आई। कुछ दिनों तक रहने के बाद वे वापस दिल्ली आ गए। उन्हें कराची में कुछ भी इस तरह की खासियत नहीं मिली जो उन्हें वहां पर रोकती। अब्दुल्ला साहब दिल्ली वापस आने के बाद फिर से कनॉट प्लेस के वोल्गा रेस्तरां में दोस्तों के साथ बैठने लगे। दिल्ली की पंजाबी सौदागरान बिरादरी के संरक्षक 85 साल के प्रोफेसर रियाज उमर, वे दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलोनी के प्रिंसिपल थे। उन्हें याद आया है कि जब उनके कुछ करीबी रिश्तेदार सरहद के उस पार चले गए थे, उनमें S.M. अब्दुल्ला भी थे। बहरहाल भारत और पाकिस्तान का पंजाबी सौदागरान समाज अब भी एक दूसरे के निकट जुड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें अपनी विशिष्ट पहचान को कायम रखा। वे सच्चे कारोबारी हैं, नौकरी नहीं करते थे, सरहद पार भी कारोबार भी करने लगे। उन्होंने कराची में अपने रहने के लिए बनाई दिल्ली कॉलोनी पोस्ट क्लिफ्टन एरिया में दिल्ली पंजाबी सौदागरान सोसाइटी और दिल्ली मार्केटाइन सोसाइटी स्थापित की। इनमें पंजाबी सौदागरान परिवारों की अगली पीढ़ियां आबाद है।
इनमें सिर्फ दिल्ली से गए पंजाबी मुसलमानों को ही मेंबरशिप मिली थी। दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर कराची में ये 70 वर्षों के बाद भी दिल्ली वाले ही बने हुए हैं। उन्होंने कराची के बर्न रोड पर दिल्ली पंजाबी सौदागरान अस्पताल भी बनवाया। सिंध प्रांत की राजधानी कराची में भी दिल्ली कॉलेज उसे वहां पर बसे सभी दिल्ली वालों ने मिलकर स्थापित किया था। आजकल कनाडा के शहर टोरंटो में रहने वाले पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी सज्जाद मुनीर बताते हैं कि अगस्त 1947 के तीसरे हफ्ते में उनके नाना मोहम्मद तफेल मोहम्मद दादा अल्लाह दीता के परिवार दिल्ली के गोल मार्केट के पास डॉक्टर लेन और पहाड़गंज के अपने घरों को छोड़ चुके थे। ये लोग कुछ समय पुराना किला और कैंप में रहे। पाकिस्तान जा रहे मुसलमान पुराना किला में ठहराए गए थे। तब लगातार बारिश हो रही थी। ये बदनसीब लोग अपनी कोठियों को खाली करके पुराना किला में खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। जब इनका नंबर आया तो ये लोधी कॉलोनी स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हुए। मुनीर साहब के नाना दादा दिल्ली में सिविल इंजीनियर थे। लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस नेता लाला देशबंधु गुप्ता, मीर मुश्ताक अहमद लाला, रूपनारायण चौधरी, ब्रह्म प्रकाश शर्मा जैसे कवादार नेता हाथ जोड़कर पाकिस्तान जाने वालों से गुजारिश कर रहे थे कि वे पाकिस्तान जाने का इरादा छोड़ दें, वे भारत में ही रहें। इनके समझाने के बाद इक्का दुक्का लोग रेलवे स्टेशन से ही वापस लौट जाते थे, लेकिन अधिकतर लोग अपने सफर पर निकल जाते थे। बेहद प्रखर वक्ता मीर मुश्ताक अहमद दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, मुख्यमंत्री के समकक्ष रहे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की करोल बाग तथा दरियागंज की कई सभाओं में उनके खिलाफ नारेबाजी की। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।